वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है और क्या नहीं होती, इसके बारे में देखना है और किस तरह से फाइल की जाती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। एक्चुअली जो वेल्थ स्टेटमेंट है आपकी, अ बैलेंस शीट ऑफ अ पर्सन इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट ऑफ अ टैक्स पेयर। जिस तरह हम बिजनेस में उनके हर साल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, सिमिलरली हम क्या होते हैं, हम हर एसेट्स की, हर टैक्स पेयर की भी जो करंट पोजीशन है उसको बता रहे होते हैं। जिस तरह हम बिजनेस में क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्लेयर कर रहे होते हैं, सिमिलरली क्या होता है, हम हर टैक्स पेयर की जब रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न के साथ हम बताते हैं कि इसके टोटल एसेट्स कितने हैं और इसकी लायबिलिटीज कितनी है इस बंदे की, वो भी हम डिक्लेयर करते हैं। और फिर हम बताते हैं कि अगर हम उसके एसेट्स देखें और एसेट्स में से लायबिलिटीज उसकी जितनी है वो लेस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है इसे हम कहते हैं वेल्थ। उसकी दौलत कितनी है, वेल्थ। ये चीज हमने क्या करनी होती है, बतानी होती है डिपार्टमेंट को कि इस बंदे की वेल्थ कितनी है, इसके पास कितनी दौलत है, और ये हम बताते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। मतलब हम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं और वेल्थ स्टेटमेंट के साथ हम एक और स्टेटमेंट फाइल करते हैं जिसे हम कहते हैं वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उस बंदे की ओपनिंग वेल्थ निकालते हैं, उसकी साल के शुरू में कितनी वेल्थ थी, उसके जितने भी इनफ्लोज होते हैं वो हम ऐड करते हैं, और जितने भी उसमें से आउटफ्लोज होते हैं वो हम लेस करते हैं। और लेस करने के बाद हम इसको बराबर साबित करना होता है उसकी क्लोजिंग वेल्थ के। मतलब हम ओपनिंग वेल्थ में इनफ्लोज और आउटफ्लोज एडजस्ट करके क्लोजिंग वेल्थ के बराबर साबित करके दे रहे होते हैं। तो ये जो रिकंसिलिएशन होती है ये भी हम साथ फाइल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा अमीर हैं, आपके पास फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो आप फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम स्टेटमेंट भी क्या करेंगे, साथ फाइल करके दे रहे होंगे। अगर हम वेल्थ स्टेटमेंट की बात करें, वेल्थ स्टेटमेंट इटसेल्फ क्या होती है, कहते हैं ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज जो है किसी भी साल के किसी भी पर्सन की वो क्या होते हैं, वो डिपार्टमेंट को बता रहे होते हैं। ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होती है और ये वेरीफाइड होती है और एक मैनर में हमने क्या करनी होती है, इसको दिखाना होता है। इसमें हम दिखाते हैं बंदे के टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी है ऑन दैट गिवन डेट। फिर हम बताते हैं कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो है, स्पाउस के नाम कितनी है, माइनर के नाम कितनी है, कितने डिपेंडेंट्स हैं उनके बारे में हम बताते हैं। कोई हमने एसेट ट्रांसफर किए हैं या कोई एसेट्स हमें दिए गए हैं, हम उसके बारे में बताते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं हम वो बताते हैं। और उसके बाद क्या आती है, उसके बाद रिकंसिलिएशन की बारी आती है, रिकंसाइल करना। सही मसले में जब हम प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करते हैं, प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करना इज नॉट अ बिग इशू, इज नॉट अ बिग डील, इज नॉट अ बिग इशू। आप लोग भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, पोर्टल आप लोगों को चलाना आ जाए, आप लोग अपनी इस नॉलेज पे जितनी टैक्स की है आप लोग भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिटर्न फाइल करना प्रोसेस है ही नहीं, आपको इनकम्स पता है, आपको एक्सपेंसेस पता है, रेलेवेंट सेक्शंस में लगाते जाओ। सही प्रॉब्लम जो आती है वो इस वेल्थ स्टेटमेंट में आती है और इस वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन में आती है कि कैसे वेल्थ स्टेटमेंट बनेगी और कैसे उसकी रिकंसिलिएशन होगी। बिकॉज अगर वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल ना हो रही हो, इसका मतलब क्या है, आपके रिटर्न्स में गड़बड़ हो रही है, इस आपके रिटर्न्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेन जो मसला होता है वो वेल्थ स्टेटमेंट बनाने में और वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन से होता है। और ये वो चीज है जो टैक्स में टेक्निकल होती है और ये आप विदाउट एक्सपर्टीज कभी भी नहीं कर सकते। मतलब लेमैन जो होगा वो कभी भी वेल्थ स्टेटमेंट को रिकंसाइल नहीं कर सकेगा, उससे रिकंसिलिएशन नहीं होगी।
वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, अभी जरा मैं आपको ये शो करता हूँ। अभी वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही हैं चीजें, ये है हमारी वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, इसमें जो भी आपने एक्सपेंसेस वगैरह किए होते हैं फॉर द ईयर, वो आप लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं। अब वेल्थ स्टेटमेंट में खर्चे आते हैं, और यही आपको बात बताई थी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे होते हैं, आप कर रहे हैं, आपकी बीवी कर रही है, आपके बच्चे कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, या जितने भी डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर, अगर वो कर रहे हैं तो वो आपने उस पीरियड के खर्चे आइडेंटिफाई करने होते हैं। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे कि रेंट आपने कितना पे किया, आप वो लिखेंगे। टैक्सेस, मतलब टैक्स कितने पे कर रहे हैं, इस तरह के चार्जेस जो पे किए हैं, पे आउट है, वो लिखोगे। आपकी व्हीकल रनिंग कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, पेट्रोल चार्जेस हैं, वो सारे मेंशन करोगे। कोई ट्रैवलिंग किया आपने, लाइक आप शहर ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कराची गए हैं, एयर टिकट्स आपने बोन की है, आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट्स वगैरह बोन की, जितना खर्चा है वो लिखोगे। फिर आपके घर के जितने बिल हैं बिजली के, आप वो क्या कर रहे होंगे, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। अब ये बिजली के बिल जो आपने खुद पे किए हैं उनकी बात है, ये वो वाले बिल नहीं होते जो आपके, मतलब आप ये नहीं कह सकते मेरा नाम मीटर नहीं है तो मैं क्यों क्लेम करूं। भाई जो आपने खुद एक्सपेंस पे किया लिखो, पानी जितना पे कर रहे हो खर्चे लिखो, गैस के, टेलीफोन के कितने हैं, अगर आपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप उनके प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे लिखते हो। आपके उस साल में मेडिकल की जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं आप वो लिखते हो। आपने एजुकेशन एक्सपेंसेस किए होते हैं औलाद की तालीम पे, अपनी तालीम पे, वो आप लिखते हो। अगर आप किसी क्लब के मेंबर्स हैं उसके ऊपर आपके खर्चे वगैरह हो रहे हैं, मेंबरशिप फी, वो लिखते हो। लाइक कोई फंक्शन हुआ है घर में, गैदरिंग्स है, शादियां अटेंड कर ली हैं आपने और वावा शादियां अटेंड की हुई हैं, उस पर जो खर्चे जितने भी हुए आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। आप डोनेशन पे करके आए हो, ज़कात पे करके आए हो, प्रॉफिट ऑन डेट जो पेमेंट्स की हैं वो यहाँ पे लिखोगे। उसके अलावा जो दीगर घर के अखराजात होते हैं, जिसे हम ग्रोसरी एक्सपेंसेस कहते हैं, पर मंथ करके आप उसको एनुअल करके लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी लिखते हैं कि अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई और कमाने वाले हैं, लाइक वाइफ कमाने वाली है, बच्चे कमाने वाले हैं, अगर वो जो इन एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हो। तो क्या करते हो आप, पूरे के पूरे एक्सपेंसेस की अपनी यहाँ पे एक लिस्ट गिवन करते हो कि ये फॉर द ईयर मैंने एक्सपेंसेस क्या की हैं, इनकर की हैं। इसमें से मोस्टली एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे वेरीफाइबल होते हैं, लाइक एजुकेशनल फी वेरीफाइबल होती है, मेडिकल फी वेरीफाइबल होती है, बिल्स वगैरह वेरीफाइबल होते हैं, टैक्सेस पे किए होते हैं वो वेरीफाइबल होते हैं, डोनेशन, ज़कात वगैरह ये सारी वेरीफाइबल होती हैं। हाँ, जो पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं ये आप वेरीफाइबल नहीं होते, बट हम ऑन एवरेज लेके डाल देते हैं। हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखने के बाद हम चले जाते हैं एसेट्स के ऊपर, ये एक्सपेंसेस वगैरह सारे आ जाते हैं। फिर आप पर्सनल एसेट्स लिखते हैं, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज में जाके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आप उसकी डिटेल लिखते हैं कहाँ पे है। अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आप उसकी डिटेल लिखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। उसके अलावा कोई आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो लिखते हैं। आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह हैं नॉन बिजनेस यूज के, मतलब आपके अपने, लाइक यू हैव अ लैपटॉप, आपके पास कैमरा है, आपके पास ड्रोन्स हैं जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो, वो लिखते हो। आपके पास जानवर हैं, बकरी हैं, लाइक हमारे पीएम के पास 2 लाख रुपए की बकरी है जो टैक्स रिटर्न में फाइल की, उसके पास एक बकरी 1.25 लाख की है, एक बकरी उसके पास 2 लाख की है, वो यहाँ पे लिखते हो। उसके अलावा कहीं आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की है जो उनसे आपको रिटर्न वगैरह आता है वो सारे लिखते हैं। व्हीकल्स वगैरह आप सारी यहाँ पे लिख रहे होते हैं, और जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारे जो नेट एसेट्स टोटल हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिख रहे होते हो। उसके अलावा अगर आपने किसी से लोन लिया है, लाइबिलिटीज ली है, वो आप यहाँ पे लिखते हो। तो टोटल एसेट्स, उसमें फिर आप लेस करते हैं आपकी लाइबिलिटीज, तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज आ जाती हैं। ये जो आपको चीज नजर आ रही है ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। ये है हमारी वेल्थ स्टेटमेंट कि टोटल एसेट्स उसने बता दिए कितने हैं, लाइबिलिटीज बता दी कितनी है, और हम बताते हैं कि ये हमारी नेट वेल्थ है। और तीसरा इसमें कंपोनेंट आता है, वो हमारे आ रहे होते हैं रिकंसिलिएशन का। ये है रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स।
तो इसमें हम देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के एसेट्स कितने थे, ओपनिंग लेते हैं, क्लोजिंग कितने हैं, इनफ्लो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कितने का हुआ है, हम बताते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनफ्लो कौन कौन से हैं वो सारे बताते हैं, सोर्सेज ऑफ आउटफ्लो बताते हैं। और यहाँ पे जो होती है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, हमारा मकसद होता है कि ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो होनी चाहिए, मतलब सारे इनफ्लोज सारे आउटफ्लोज ओपनिंग नेट एसेट्स में एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग नेट एसेट्स के बराबर उनका जवाब आना चाहिए। अगर इसके बराबर जवाब आ जाए इसका मतलब क्या है, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो ठीक तरह से फाइल हुई है। वेल्थ स्टेटमेंट फाइलिंग में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है आपके हाउस होल्ड, एक है आपके एक्सपेंडिचर्स वगैरह से रिलेटेड, दूसरे हैं आपके करंट ईयर की वेल्थ से रिलेटेड, और तीसरा क्या होता है उसकी रिकंसिलिएशन से रिलेट कर रहे होते हैं। जिस तरह हम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसी तरह हम क्या कर रहे होते हैं, उसी तरह से हम फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट भी फाइल कर रहे होते हैं। अब फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट स्टेटमेंट हर बंदा फाइल नहीं करेगा, मखसूस बंदे हैं जो फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल कर रहे होंगे। कौन कौन? हर रेजिडेंट टैक्स पेयर जिसकी फॉरेन इनकम एक साल की $10,000 या उससे ज्यादा, मतलब एक बंदा जो रेजिडेंट टैक्स पेयर है पाकिस्तान का, उसकी फॉरेन इनकम जो उसने एक टैक्स ईयर में कमाई है, अगर वो 10,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा, या ऐसा बंदा जो रेजिडेंट तो है लेकिन जो उसके फॉरेन एसेट्स हैं, जो उसके फॉरेन एसेट्स हैं उनकी मालियत 1,00,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से ज्यादा है। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास इनकम भी है, जिसके पास एसेट्स भी हैं, और इनकम की क्या लिमिट है, एसेट्स की क्या लिमिट है, ये कि 10,000 से ज्यादा उसकी इनकम हो या उसके पास $1,00,000 से ज्यादा एसेट हो, तो उस बंदे को क्या करनी पड़ेगी, उस बंदे को अपनी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी। और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। जिस तरह हम वेल्थ स्टेटमेंट में बताते हैं कि ये हमारे इनफ्लोज है, ये हमारे आउटफ्लोज है, सिमिलरली क्या होता है हम उसको बता रहे होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर में मिलेगा और आया भी हुआ है कि नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, के बताएं वो कौन से लोग हैं जो फॉरेन इनकम या एसेट स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा रेजिडेंट टैक्स पेयर, कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 सालों से ज्यादा हो, तो जिसकी इनकम $10,000 से ज्यादा हो और जिसकी फॉरेन एसेट्स हैं $1,00,000 से ज्यादा हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ये फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट होती क्या है, हम उसके टोटल फॉरेन एसेट्स बताते हैं, फॉरेन लायबिलिटीज बताते हैं कितनी है टैक्स ईयर में, उसको जो एसेट ट्रांसफर हुए होते हैं और जिसने एसेट ट्रांसफर किए होते हैं उस साल वो बताते हैं, और उसकी फॉरेन इनकम और उससे रिलेटेड तमाम एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हम बता रहे होते हैं। मतलब सेम जो है वेल्थ स्टेटमेंट का वो सारे का सारा प्रोसीजर इसमें फॉलो कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि क्या हम वेल्थ स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हुए क्या एरर्स वगैरह हो सकते हैं? द आंसर इज यस, एरर्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं। अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की है और आपको लग रहा है कि आपने उस वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हुए कोई एरर कर दिया, कोई मिस्टेक कर दी है और आपको लग गया है पता, आप इस एरर को और इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो, आप इसको ठीक कर सकते हो बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस। इससे पहले कि कमिश्नर आइडेंटिफाई कर दे, कमिश्नर आइडेंटिफाई कर को आपको वो आइडेंटिफाई करे, उससे पहले पहले अगर आपको लग रहा है आपने गलती की है, आप उसको गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन जब आप उस गलती को रेक्टिफाई करोगे तो आपको 7 रीजन बतानी पड़ती हैं कि ये जो है ये रीजन थी, ये मेरी मिस्टेक हुई थी।
और अगर कोई वेल्थ स्टेटमेंट आपने फाइल की, उसमें मिस्टेक थी और आप वो मिस्टेक सही करना भूल गए, तो आपके पास मैक्सिमम 5 सालों का टाइम है उसको रेक्टिफाई करने का। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की है, फ्रॉम दैट डेट ऑफ फाइलिंग आपके पास 5 साल का टाइम होगा कि आप उस वेल्थ स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर सकते हो, अपनी मिस्टेक सही कर सकते हो। अगर 5 साल का अरसा खत्म हो गया तो फिर आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकोगे, आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक नहीं कर सकोगे। फिर आप रेडी रहिएगा, अगर कमिश्नर ने कोई चीज पकड़ ली तो फिर आपको नोटिस इशू करेगा और आपके ऊपर फिर फर्दर कार्रवाई वगैरह शुरू हो जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट बनाना इटसेल्फ इज अ टेक्निकल प्रोसेस और इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, कोई भी लेमैन नहीं बना सकता। लेकिन इसको बनाने के लिए बस सिंपल सी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हमें देखना होता है कि हमारे आउटफ्लोज क्या हैं और इनफ्लोज क्या हैं, हमने वो देखने होते हैं। और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कभी भी हमारे वेल्थ के ऊपर असर नहीं आ रहा होता, हमने वो देखनी होती है। नॉर्मली ये इनफ्लोज या ये आउटफ्लोज होते हैं जो हमारी वेल्थ को असर कर रहे होते हैं, जिनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी वेल्थ पे आ रहा होता है। जैसे आपने अपनी इनकम डिक्लेयर की, चाहे टैक्सेबल इनकम हो चाहे एग्जेम्प्ट इनकम हो। अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी आमदनी आई है। आमदनी आने से आपकी जो वेल्थ होती है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। अगर आपको रेमिटेंसीज वगैरह रिसीव हुई हैं, रेमिटेंसीज का इम्पैक्ट होता है इनफ्लो, आपकी वेल्थ इंक्रीज होती है। अगर आपको अमाउंट कोई एज अ गिफ्ट मिली है, गिफ्ट आपकी वेल्थ को इंक्रीज करता है। आपके नाम पे कोई एसेट बैठे बिठाए ट्रांसफर कर दिया गया, एसेट ट्रांसफर होने से आपके एसेट्स बैठे बिठाए बढ़ गए, वेल्थ इंक्रीज होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की और आपने एमनेस्टी स्कीम के तहत अपने कोई एसेट्स डिक्लेयर कर दिए, अब एसेट्स डिक्लेयर कर दी, कैसे कमाए कैसे नहीं कमाए कोई सवाल नहीं हुकूमत ने पूछना, लेकिन आपके एसेट्स वगैरह क्या, आपके जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी वेल्थ भी क्या होगी, इससे इंक्रीज हो रही होगी। आपके पास सर्टिफिकेट्स पड़े थे लाइक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, आप जाके इनको इन कैश करवा के आ गए हैं, पैसा आ गया, प्रॉफिट में पैसा आया होता है, इनफ्लोज होता है। अगर आपने कोई एसेट्स डिस्पोज किए हैं और उन पे गेन आ गया, तो ये जो होगा ये भी आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा होगा। देखें, आपके पास था एक एसेट 100 रुपए का, ये था एसेट आपका 100 रुपए का, आप इसको बेच के आए तो आपको 120 रुपए कैश मिल गया। अब कैश इटसेल्फ इज एन एसेट और एसेट बेचना भी एसेट है, लेकिन 100 देते, 100 के बदले में 100 आता तो बैलेंस शीट के ऊपर कोई फर्क ना होता। अब मसला क्या है, 100 गया लेकिन जो आए हैं वो 120 आए हैं, तो जो 20 रुपए एडिशनल आए हैं ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहे होते हैं। आपको डिविडेंड मिलता है, वेल्थ को इंक्रीज कर रहा होता है। आपको इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह मिल रही होती है, ये भी आपकी वेल्थ को इंक्रीज करवा रही होती है। ऑन अदर हैंड जो हमारे एक्सपेंसेस जो हमारा आउटफ्लो होता है, आप घर के अखराजात कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, आप गिफ्ट पे कर रहे हो वेल्थ में कम ही है, आप टैक्सेस पे करते हो जाहिर सी बात है आउटफ्लो है, आप एसेट्स किसी के नाम ट्रांसफर कर देते हो आउटफ्लो है, आपने एसेट्स लॉस के ऊपर भेजे हैं ये भी आपकी वेल्थ में कमी है, आप डोनेशंस कर रहे हो, ज़कात पे कर रहे हो और भी कोई दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे हो, तो ये हमारे आउटफ्लो होते हैं। मेनली हम वेल्थ स्टेटमेंट में देखते हैं आया पैसा कहां से और पैसा गया कहां से, इसकी हमने डिटेल्स वगैरह बतानी होती है। और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, मतलब जो हो तो रही हैं लेकिन उसका कभी भी कोई वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। जैसे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी आपने रीपेमेंट कर दी अपनी कोई लाइबिलिटी, इसका वेल्थ में कोई फर्क नहीं आएगा, इसका वेल्थ में कोई फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसेट्स थे 100 रुपए के, आपके पास लाइबिलिटीज थी 20 रुपए की, ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बनी थी। आपके पास 10 का लोन था, आपके पास 10 का लोन था,
आपने ये 10 का लोन रीपे कर दिया, आपकी लाइबिलिटीज 10 से कम हुई होगी, आपके एसेट्स भी क्या हुए होंगे, 10 से कम हुए होंगे। तो 10 से एसेट्स भी कम हो गए, 10 से लाइबिलिटीज भी कम होगी। तो इस ट्रांजैक्शन का आपकी वेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, आपकी वेल्थ जो है उसी प्रपोर्शन पे है। अगर आप लोन ऑब्टेन करते हैं तो आप एंट्री लोन की पास करते हैं, आप लोन की एंट्री पास करते हैं, आप कैश डेबिट करते हैं, और चूंकि आपका लोन पेएबल होता है तो आप उसको लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जितनी अमाउंट से कैश बढ़ रहा है उतनी अमाउंट से आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये ट्रांजैक्शन का भी आपकी वेल्थ के ऊपर असर नहीं हुआ, इससे आपकी दौलत में कोई इजाफा नहीं आया। आपके पास एक एसेट था 100 रुपए का, आप उसको जाके 100 रुपए का ही बेच के आ गए, 100 रुपए का एसेट कम हुआ, 100 रुपए का एसेट आपका बढ़ गया, तो दौलत में इजाफा कोई नहीं आया भाई, दौलत सेम रहेगी। आपने एक एसेट कैश पे परचेज किया या आप एसेट लाइबिलिटी पे परचेज कर लो, तब भी आपकी नेट वेल्थ सेम है, नेट वेल्थ में इंक्रीज नहीं आ रहा। या आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दो या आप बिजनेस में ड्राइंग कर दो, आपकी वेल्थ जो होगी वो सेम रहेगी। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो न्यूट्रल होती हैं। इन ट्रांजैक्शंस का कभी भी हमारी वेल्थ के साथ इनफ्लो या आउटफ्लो के साथ ताल्लुक नहीं है। हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एसेट्स कम हो रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस की बदौलत मेरी जो वेल्थ है उस वेल्थ में कोई किसी किस्म का इंक्रीमेंट या किसी किस्म का डिक्लाइन नहीं आ रहा होता। तो ये न्यूट्रल बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। तो ये हमें थोड़ी बहुत सोर्सेज वगैरह क्या करने पड़ते हैं, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ये जैसे फॉर्मेट्स अटैच किए हुए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई रेंट पे करेंगे, आपने जितना साल रेंट पे किया लिख दो, आपने टैक्स पे किया लिख दो, व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारे अखराजात आप अपने यहाँ पे लिख रहे होते हो, आप इनको सबका यहाँ पे सम कर देते हो। जब आप इसको लिख देते हो तो अब आपके पास क्या आ जाती है, अब आपके पास आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है। इस वेल्थ स्टेटमेंट में क्या होता है, इस वेल्थ स्टेटमेंट में देखते हैं कि आपके पास एनिमल्स कितने हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स कितने हैं। अगर आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है आप वो यहाँ पे लिख रहे होते हो, तो सारा इसको भरते हो, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं। अपनी लाइबिलिटीज लिखते हो तो आपके पास नेट वेल्थ वगैरह आ रही होती है, और उस नेट वेल्थ वगैरह को आप इस यहाँ पे जाके रिकनसाइल करके बता देते हो कि यार ये मेरी नेट वेल्थ बनती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फिर चलना होता है, और इस तरह से हम इस फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। तो मेनली जो जिसका फर्क आएगा, जो हमारी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा होगा, वो ये वाले इनफ्लोज होंगे, और जो हमारी वेल्थ को डिक्रीज कर रहे होते हैं वो ये वाले आउटफ्लोज होते हैं। ये हमारी वेल्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं, और यही हमारी वेल्थ स्टेटमेंट का काम होता है। 28 क्वेश्चन है कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। फॉरेन इनकम या एसेट स्टेटमेंट्स कौन फाइल करेंगे, और हमने बताना है उनके पर्टिकुलर्स वगैरह क्या होते हैं। तो अभी हम बात करके आए हैं कि कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी फॉरेन इनकम $10,000 से ज्यादा हो, या जिसके फॉरेन एसेट्स जो हैं वो $1,00,000 से ज्यादा हो, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, उसको अपनी फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। और उसके पर्टिकुलर्स क्या होते हैं हम बताएंगे, कि उसके एसेट्स कितने हैं वो बताएंगे, उसके नाम, उसकी बीवी के नाम, उसके बच्चों के नाम कितने एसेट्स हैं वो बताएंगे, और जो उसने एक्सपेंसेस वगैरह किए होंगे फॉर दैट ईयर वो हमने डिस्क्लोज करके देने होते हैं। उसके बाद है इमरान इज अ रेजिडेंट पर्सन। एक इमरान है, वो रेजिडेंट पर्सन है, वो रिटर्न फाइल कर रहा है अपने बिजनेस की फॉर द फर्स्ट टाइम। ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिज फ्रेंड दैट ही विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट, तो उसको वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी। इन दिस रिस्पेक्ट ही सीक्स योर एडवाइस, उसने आपका मशवरा मांगा है कि बताएं अगर मैं वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करता हूँ तो उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे, मतलब वेल्थ स्टेटमेंट में क्या कुछ आएगा। तो आप सिंपल सी बात है, आप बताएंगे जो आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसमें आपके टोटल एसेट्स आएंगे कितने हैं, और उसमें आएंगी आपकी टोटल लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है, तो आप इनकी बात करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि कोई भी आपने एसेट्स जो ट्रांसफर किए हैं उनकी डिटेल वगैरह बताएंगे,
और उसके अलावा जो आपके एक्सपेंडिचर्स वगैरह इनकर्ड होते हैं फॉर दैट ईयर, वो भी क्या होगा आप उसको बता रहे होंगे। तो वेल्थ स्टेटमेंट के ये 3 पर्टिकुलर्स होते हैं जो हमने बताने होते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, जो हमें बता रहा होगा कि हमारे नेट इनफ्लोज कितने हैं और हमारी ओपनिंग क्लोजिंग वेल्थ कितनी में कितना इंक्रीज आया, और जो इंक्रीज आया है वो हमारे इनफ्लोज के साथ मैच करता है या नहीं करता। तो ये 4 नंबर के लिए ये 4 लाइनें लिख के हमें देनी होंगी। एक और सवाल देखते हैं ऑटम 21 का। कहता है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत मुख्तार को एडवाइस करनी है, बताना है दैट हाउ द अबव मैटर, जो उसने वो मैटर्स बताए हैं वो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में और रिकंसिलिएशन में किस तरह डील होंगे। 4 नंबर का बताना है। 4 ट्रांजैक्शंस हैं, चारों के बारे में बताना है कि वेल्थ स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। मुख्तार रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइनलाइज कर रहा है टैक्स ईयर 21 के लिए। उसने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बताई है। क्या? ड्यूरिंग द ईयर 2021 मुख्तार को प्रॉफिट का शेयर मिला 14 लाख रुपया फ्रॉम एओपी। ये इसका शेयर रिसीव फ्रॉम एन एओपी आ गया। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 53 लाख और उसको कार भी दी गई है 25 लाख की एओपी की तरफ से डेली यूज के लिए। अब इसको हमने बताना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट 53 लाख की थी, इसमें जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो क्या किया जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड करके आपकी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्ट्रे की जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ उसको कार, अगर यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा अगर ये कार उसके नाम पे ट्रांसफर की गई है तो ये कार ऐड होगी इसकी वेल्थ में। अगर ये कार सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करने के लिए दी गई है और ये कार जो है एओपी के नाम पे है तो इस कार का ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहला तो इसकी बात ये होती है। दूसरा, उसने 14 में एक 10 तोला सोना परचेज किया था 5 लाख का। 30 जून को गोल्ड की मार्केट वैल्यू हो गई है 1,07,000 पर तोला। वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपने जिस कॉस्ट पे लिखा हुआ है आप उसको इसी के ऊपर लेके चलेंगे। उसके बाद टैक्स ईयर 2021 है आपका। आपने पर्सनल गाड़ी बेची है 1,87,600 के। कार आपने परचेज की थी 17 लाख रुपए की। आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो बेनिफिट होगा वो आपके इनफ्लोज में, मतलब गेन आपके इनफ्लोज में शो हो रहा होगा। उसके बाद टैक्स ईयर 2021 में आपने 6 लाख पे किया था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब आपने लोन लिया हुआ था 1 मिलियन का, उसमें 6 लाख आपने पे कर दिया। तो ये लाइबिलिटी क्या करेगा, आपकी रिड्यूस कर रहा होगा। इससे आपकी लाइबिलिटी जो है वो 6 लाख से रिड्यूस हो जाएगी, आपकी नेट लाइबिलिटी 4 लाख रह जाएगी। तो 4 नंबर का सवाल था, एक एक लाइन का ट्रीटमेंट था एंड इट वाज इजी क्वेश्चन। इसमें करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए थी। सो यहाँ पे हमारी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से फाइल की जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट वेल्थ स्टेटमेंट।